बेटा, those who are joining, please answer this question in the chat. ये रिकॉर्ड होगा आपका कि आपने जवाब दिया था इस क्वेश्चन का. इट विल बी रिकॉर्ड कि आपने आंसर इसका दिया है. Why gravitational potential energy is negative? Answer, type your answer. और आपको याद है मैंने 2 एक्सप्लेनेशंस दी थी, तो जो दोनों एक्सप्लेनेशंस लिखेगा वो तो पक्का जन्नती होगा. माशाल्लाह, अरीबा ने दोनों वो एक्सप्लेनेशंस लिखी हैं जो मैंने बताई थी, उसने दोनों लिखी हैं. वेरी गुड, शाबाश. बाकी अनुषा ने भी आंसर लिखा है, और मरियम नईम ने भी लिखा है, और अहमद अब्दुल रहमान ने भी लिखा है. अहमद, आपको थोड़ा ज्यादा लिखना है, आपने थोड़ा इनकम्प्लीट सा लिखा है. तो ठीक है, आपने काफी लोगों ने आंसर, तकरीबन 5 लोगों ने लिखा है.
5 या 6 लोग अब टाइप कर चुके हैं आप लोग। बेटा ये चीजें फिर रिकॉर्ड में आ जाएंगी पेटीएम वगैरह पर, फिर मैं उनको बताऊंगा जी कि ये आप इतने लोग जो थे वो जवाब दिया करते थे और इतने नहीं दिया करते थे। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने इसको, ये आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1 था, पेज 1 और क्वेश्चन 1 था ये, ठीक है कि नहीं। और मैं इसको यहां पर इसको खाली छोड़ के दूसरी तरफ पलट रहा हूं। ये हो गया जी पेज 2 और यहां पर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 2। अभी मैं जो बाकी लोग लिख रहे हैं वो रिकॉर्ड तो हम कर लेंगे, लेकिन अभी मैं पढ़ना छोड़ रहा हूं, मैं आगे आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है कि नहीं। ये भी ये है जनाब नवंबर 2006 पेपर 4 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि ये प्लैनेट अर्थ है, प्लैनेट अर्थ से, ये प्लैनेट अर्थ का रेडियस दिया हुआ है आपको, रेडियस है प्लैनेट अर्थ का कैपिटल आर, कैपिटल आर है वो है जी 6.38 इंटू 10⁻⁶ मीटर, ये प्लैनेट अर्थ का रेडियस दिया हुआ। और ये है जी हाइट 1, H1, ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है B, ये हाइट है 2, ठीक है कि नहीं। मैं आपके सामने डायरेक्ट कोट कर रहा हूं। हाइट 1 की वैल्यू दी हुई है 19.9 इंटू 10⁻⁶, हाइट 2 की वैल्यू दी हुई है 22.7 इंटू 10⁻⁶। हाइट 1 पे रॉकेट की वेलोसिटी है 5370, हाइट 2 पे रॉकेट की वेलोसिटी है 5090। और रॉकेट ए से बी जो उसने जर्नी ट्रेवल किया है वो इंजन स्विच्ड ऑफ के साथ किया है। रॉकेट मूव्स फ्रॉम ए टू बी with engines switched off. ठीक है कि नहीं। मास ऑफ रॉकेट आपको उन्होंने स्मॉल m से डिनोट किया, और मास ऑफ रॉकेट की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई। मास ऑफ रॉकेट स्मॉल m, और प्लेनेट अर्थ का जो मास है कैपिटल M, वो आपने निकालना है। सबसे आपसे पहला क्वेश्चन ये है जनाब कि पहला क्वेश्चन जो है ए पार्ट 1 जो उन्होंने पूछा है वो ये है कि आप चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, चेंज इन जीपीई निकालें इन टर्म्स ऑफ, न्यूमेरिकली नहीं, पहले उन्होंने कहा इन टर्म्स ऑफ GMM RH1 H2 सबको इन्वॉल्व करें, सबको इन्वॉल्व करें। उन्होंने कहा जी इन चीजों को सारों को इन्वॉल्व करके आप चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालें, ये ठीक है कि नहीं। और फिर दूसरा उन्होंने आपसे पूछा है कि जनाब आप इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन लिखें इन टर्म्स ऑफ MV1 एंड V2। और फिर पार्ट बी में कहा है फाइंड मास ऑफ अर्थ, फाइंड मास ऑफ अर्थ। फिर पार्ट बी में कहा है फाइंड मास ऑफ अर्थ, फिर पार्ट बी में कहा है फाइंड मास ऑफ अर्थ। ये है क्वेश्चन, ये 2006 का क्वेश्चन है आपके सामने। अभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये क्वेश्चन भी आपके सामने आ रहा है अभी थोड़ी देर में। ओरिजिनल क्वेश्चन भी आ जाता है सामने, जो मैंने लिखा है वो भी काफी है। ये क्वेश्चन 4 है पेपर का, ये भी आपके सामने आने लगा है। ये देखें, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है, नजर आ रहा है आपको, ये क्वेश्चन है कि रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। Figure 4.1 gives the data for the speed of rocket at 2 heights above the Earth's surface after the rocket engine has been switched off. ये याद रखें, रॉकेट का इंजन स्विच ऑफ का मतलब है वर्क डन बाय द इंजन रॉकेट
रॉकेट्स इंजन नहीं आएगा उसमें, ठीक है कि नहीं है। और उसमें आप ये चीज देखें, ये सारी वही चीजें जो मैंने आपसे कही हैं कि उसने कहा कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। उस वक्त न्यूमेरिकली उसने नहीं लिखा, आप कहा कि सारा इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स बताएं और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स बताएं, और फिर आखिर में उसने पार्ट बी में कहा है कि मास ऑफ अर्थ निकालें। पार्ट बी हम छुपा देते हैं, वो बाद में आपको पता, पार्ट बी तो याद रख लेंगे ना आप, बस ये पूरा क्वेश्चन है, पार्ट बी हम आपके सामने, हाँ ये बस ये पूरा क्वेश्चन आ गया। आप जो करेंगे वो जन्नती होंगे, करके फटाफट मुझे व्हाट्सएप करो, शाबाश द ग्रेट बॉयज एंड बहुत अजीम बच्चे हैं मेरे, आई एम प्राउड ऑफ देम। ये देख, कोई बोलना है, किसी ने बात करनी है तो हाजिर हूं मैं। सर ये V2H2 पे वेलोसिटी है? जी V2H2 पे वेलोसिटी। सर रॉकेट H1 से H2 जा रहा है। जी बेटा, 2 या 3 दुरुस्त जवाब मौसूल होने के बाद मैं इसका सोल्यूशन लिख दूंगा। जी बेटा, करके दिखाएं ये सवाल। सैयद सैफुल्लाह रिजवान ने जवाब भेजा है, देखें क्या कहता है सैफुल्लाह। सैफुल्लाह आपके जवाब में छोटी सी गलती है, छोटी सी बेटा गलती है, जिससे आपका आंसर काफी फर्क आ गया। देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक which makes the whole procedure fake.
मैं कर दूं। अच्छा भाई, प्लीज कर दूं कि नहीं? सर 2 मिनट रुकें। 2 मिनट। सर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। जी हाफ एम वी वन स्क्वेयर होगा। ये चेंज इन तो ये पोटेंशियल, गलती है। मैं अभी आपके सामने लिख रहा हूं। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप कहें कि जनाब आप इसको डिराइव करके दिखाएं, इसको डिराइव करने का तरीका ये होता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, जी पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, या इसी को आप सिंबल ये इस्तेमाल कर सकते हैं, यू भी सिंबल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है कि नहीं? तो माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच टू माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच वन। उसको जब सिंप्लीफाई किया, माइनस जी एम एम ओवर आर प्लस एच टू प्लस जी एम एम ओवर आर प्लस एच वन। इसको आप फिर आप कैलकुलेट कर लें, जी एम एम वन ओवर आर प्लस एच वन माइनस वन ओवर आर प्लस एच टू। और ये किसका जवाब है जनाब? ये अहमद अब्दुर्रहमान का जवाब मेरे सामने आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक शॉट मारी है। 4 रन हो गए, ठीक है कि नहीं? और कौन कौन भेज रहा है दिखाएं जरा। ये मेरे सामने क्वेश्चन है इसका। बेटा यार इसको तस्वीर ठीक तरह से खींचा करे, टेढ़ा ना खींचा करे, मुझे पूरी गर्दन टेढ़ी करके देखना पड़ रहा है। जी ये भी ठीक है। ये किसका नाम क्या है इनका? ये भी ठीक एक्सप्रेशन लिखी है मोहम्मद अवैस ने। बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ठीक लिखी है आपने, लेकिन यार वो पूरी 90 डिग्री रोटेट हुई है, मेरी गर्दन टेढ़ी हुई है। ये कौन है जनाब रेड पेन से? जी ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन ये आपने खाली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन लिखी है आमना। आपने आगे भी लिखें। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? अनुषा का क्वेश्चन मेरे आंसर मेरे सामने आया है। जी आपने भी बेटा बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल सही, शाबाश। और अब्दुल्ला सैफ का जवाब सामने लाएं जरा जनाब। अब्दुल्ला सैफ आपने भी बेटा बिल्कुल सही कवर ड्राइव खेला, 4 रन हो गए, शाबाश। इबाद हैदर, इबादुद्दीन, बेटा v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर था, और मास आपका आंसर आखिर में गलत आया है। आंसर आपका रफली 6 × 10⁴ के करीब आना चाहिए। मोहम्मद इब्राहिम खलील द ग्रेट ने भेजा, ये देखें एक मिनट ठहरे। मोहम्मद इब्राहिम, ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखी है ये गलत लिखी है, इस तरह नहीं लिखते, इस तरह लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी की चेंज में अभी आपका सिर्फ बाकी आंसर मेरे सामने नहीं आया था, सिर्फ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का ही आया था। वो यूं लिखा जाएगा 1/2 mv1 स्क्वेयर माइनस mv2 स्क्वेयर। बेटा आप लोग ये चीज देखो कि v1 बड़ी है v2 से,
जाहिर है कि इंजन इस तरह, ये देखिए इन दोनों को, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर इक्वेट करें, इन दोनों को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर दें। दोनों को जब आपने कर दिया इक्वेट, ये देखें ये जवाब किसका मेरे सामने आ रहा है, ये राहिम का जवाब है, बिल्कुल ठीक है, राहिम बिल्कुल सही निकाला, ग्रेट शॉट, 4 रन के लिए। ये एम कैंसिल हो गया, और इस तरह से बेटा आप देखें, अब आपने वैल्यूज प्लग इन करनी है और कैपिटल एम को वर्कआउट करना है। आपने किसको वर्कआउट करना है, कैपिटल एम को वर्कआउट करना है, आपके सामने ही आ रहा है, ठीक है। अब आपने बाकी सारी वैल्यूज प्लग इन करनी, जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, उसके साथ कैपिटल एम 1/, आर आपको पता है क्या था, 6.38 इंटू 10⁻6, इसके साथ हाइट h1 ऐड करें, प्लस 19.9 इंटू 10⁻6, ये -1/, जनाब फिर क्या था, दोबारा रेडियस यहां लिखें 6.38 इंटू 10⁻6, प्लस इसमें फिर हाइट ऐड करें। और आपको पता है कि आप चूंकि इस तरह का आप जो है ज्यादा आपने कैलकुलेटर की वो वाली जो फ्रैक्शन वाली कीज है ना, उनका इस्तेमाल करना है। फिर आप यहां आगे, यहां से आप इधर पहुंचे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं यहां करके इक्वल टू यहां लिख देता हूं, 1/2 5370 स्क्वायर माइनस 5090 स्क्वायर आपका आंसर। यार आप मुझे बताएं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अब मैं मजीद तो इलस्ट्रेट ना करूं, मजीद तो इलस्ट्रेट ना करूं इस बात को, हाँ इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है जो चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन काइनेटिक, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल आपका ठीक हो गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है कि नहीं? जी 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 मैं सुन रहा हूँ सर। वो काइनेटिक एनर्जी में फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, अल्लाह के, तो V2 फाइनल, रॉकेट ऊपर जा रहा है तो उस और ऊपर अपनी काइनेटिक एनर्जी के जोर पे पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, और इंजन स्विच ऑफ है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर ये होगी, यानी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल माइनस फाइनल। देखें, गेन ऑफ पोटेंशियल हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है तो हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल करते हैं। और ये तो पता है कि ये वापस से रिपीट होएगा। जी मैंने कहा यार, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आप पुट कर रहे हैं। इंजन रॉकेट का बंद है, कोई वर्क डन इंजन से नहीं हो रहा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल इज इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में चला जाएगा। ठीक है बेटा। और सर गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में R प्लस H1 माइनस R प्लस H2 क्यों होगा, ये बता दें। अच्छा, किसमें, गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में? यार ये मैंने अभी सामने किया, यहां पर देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। या ये आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए ई का सिंबल भी इस्तेमाल हुआ, ई पी से मुराद है पोटेंशियल एनर्जी और बी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ई पी यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए, या यू भी सिंबल पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है फार्मूला, आपने याद है आपने क्या पढ़ा हुआ था, आपने फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का पढ़ा हुआ है GMM ओवर आर। अब आपको पता है ये वाला आर आपका रेडियस प्लस हाइट है, क्योंकि आपको पता है आप किसी भी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती है तो सेंटर ऑफ अर्थ से उसका डिस्टेंस लेते हैं। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आर अवेलेबल ना हो तो आप क्या करते हैं, कैपिटल आर प्लस एच से निकल नहीं आएगा। देखिए ना, ये सही है सर, लेकिन मैं तो H1 और H2 का पूछा था। वो बताता हूं, वो ये है, आप खुद देखें कि पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMM ओवर R2 माइनस GMM ओवर R1। अब आप खुद देखें कि उसने जो आपको R1 है वो आपका कैपिटल R प्लस H1 है, और आपका जो R2 है वो कैपिटल R प्लस H2 है। अब ये चीज देखें, इसमें ही माइनस GMM ओवर R2 प्लस GMM ओवर R1
जी एम एम कॉमन ले लिया, 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये बराबर किसके है? कैपिटल R प्लस H1 माइनस 1/r प्लस H2, ये ठीक है कि नहीं? सही है सर। हाँ, इस तरह से। अच्छा जी, अब आप देखो यार, मैंने आपसे एक छोटी सी बात करनी है, पूछे क्या बात करनी है जी? अवैस, आपका जवाब भी मेरे सामने आ गया, ठीक किया है आपने, शाबाश। और अब आगे चलते हैं। नहीं, अभी सवाल वो नहीं, क्वेश्चन आज का मेरा क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपसे। 3 क्वेश्चन ये है कि जनाब एस्केप स्पीड का फार्मूला क्या है? कल आपको एक चीज हमने पढ़ाई थी कि ये प्लेनेट अर्थ है या कोई और प्लेनेट है, ये इसका रेडियस है कैपिटल R, ये इस प्लेनेट का मास कैपिटल M, यहां पर एक छोटा सा मास पड़ा हुआ है M, इस छोटे से रेड मास की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या है? -GM/m/r, ठीक है कि नहीं? आप इस छोटे से मास को उठाकर ले गए इन्फिनिटी पे, वहां पहुंचे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। अब आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, ये आ गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये बॉडी को इतने जोर से यहां से फेंकें कि वो ऑल द वे खुद ही इंफिनिटी पे पहुंच जाए, तो क्या करें? यहां से आप उसको सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी दे दें, और आपने इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी कि वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की इंक्रीज के लिए काफी होगी। एम से कट गया, वेलोसिटी जो है वो 2GM/r हो गई। और जी बिल्कुल आपने ठीक, जिन्होंने भी आंसर भेजा है, ठीक आंसर भेजा है जी, ये हाँ ठीक है। ये जनाब आपके पास एस्केप स्पीड का फार्मूला आ गया। और नोट करें कि इसमें उस प्लेनेट का मास तो है मगर उस बॉडी का मास नहीं है जिसको थ्रो किया गया। पता चला कि एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी दैट इज बीइंग थ्रोन। अच्छा, ये बताएं कि एस्केप स्पीड जो है, रॉकेट तो बड़े स्लोली उठता है, मैंने बताया था रॉकेट तो बड़ा स्लोली उठ रहा होता है। एस्केप स्पीड की वैल्यू जो हमने प्लेनेट अर्थ के लिए कैलकुलेट की थी वो अराउंड 11 किलोमीटर थी, तो 11 किलोमीटर पर सेकेंड, 11 किलोमीटर पर सेकेंड थी वो स्पीड। तो जनाब रॉकेट क्या करता है? रॉकेट तो फ्यूल बर्न करते हुए उठ रहा होता है, उसका इंजन मुसलसल वर्क डन करता है, वो स्लोली राइज करते करते आस्ता आस्ता स्पीड गेन कर रहा होता है। एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट है सिंगल थ्रो, यानी एक ही दफा मारा, जोर से ऊपर फेंक दिया जनाब, और वो ऊपर चलता रहा और वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के जोर पे ऊपर गया। तो ये जनाब एस्केप स्पीड का फार्मूला है। अच्छा बेटा, ये आपको पता है कि कब दिया गया था? न्यूटन ने अपना वर्क कब लिखा था? वो जो बुक है उसकी, वो कब लिखी गई थी? 1686 में, 1686 में, ठीक है कि नहीं? अब जनाब 1700 कुछ में, 17, अब मुझे सन सही याद नहीं है, 1770, यानी ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बाद। कितने ईयर्स बाद? ऑलमोस्ट 100 ईयर्स बाद एक शहजादा जो था ना, एक उसका नाम था मिचल, जॉन मिचल, रेव जॉन मिचल। रेव जॉन मिचल ने यह किया कि उसने इसके अंदर एक जो यहां पर स्पीड है, एस्केप स्पीड, इसकी जगह स्पीड ऑफ लाइट पुट कर दी। रेव जॉन मिचेल के ऐसा करने से क्या हुआ? ये क्या कैलकुलेट कर रहा है? रेव जॉन मिचेल ये कह रहा है कि वो कौन सा प्लेनेट होगा या वो कौन सा स्टार होगा कि उससे बाहर निकलने के लिए, उससे बाहर आने के लिए एस्केप स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो। स्पीड ऑफ लाइट, ये जो सिंबल सी है ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अब इसको स्क्वायर कर लें, 2GM/r, और r आप कह लें जनाब 2GM/c²। ये रेडियस है। उसने कहा कोई प्लेनेट है या कोई स्टार है, ये उसका मास है m,
उसने कहा कि अगर ये मास सिकुड़ जाए, क्या हो जाए, सिकुड़ जाए, तो इसकी डेंसिटी में इजाफा हो जाएगा, इसकी डेंसिटी में इजाफा हो जाएगा। अगर एक खास रेडियस तक ये सिकुड़ जाए, श्रिंक कर जाए एक खास रेडियस तक, तो फिर स्पीड ऑफ लाइट चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। तो रेव जॉन मिचेल ने, मैं बार बार जॉनसन बोल देता हूं, उसने पहली दफा ब्लैक होल का आइडिया दिया कि ब्लैक होल यूनिवर्स में वो प्लैनेट्स हैं, वो स्टार्स हैं जो बड़े श्रंकन मास है, जिनका मास बड़ा श्रिंक हो गया है, जिनकी डेंसिटी बड़ी हाई हो गई है, और उसकी स्पीड ऑफ लाइट चाहिए, या स्पीड ऑफ लाइट चाहिए उनसे बाहर निकलने के लिए। और अगर वो और श्रिंक कर जाएं तो शायद स्पीड ऑफ लाइट से भी ना निकल सके कोई चीज, और लाइट भी उस प्लेनेट से एस्केप ना कर सके। आपको पता ना, ग्रेविटी से लाइट भी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस होती है। यानी कि यहाँ से लाइट की एक रे आ रही है और ये प्लेनेट है, तो ये रे बेंड हो जाएगी ऐसे। तो इसका मतलब है लाइट भी ग्रेविटी से इफेक्ट होती है, लाइट को भी बेंड कर लेती है ग्रेविटी। तो उस बात को उसने जॉन मिचेल ने 1770 में बस इसका जिक्र करके छोड़ दिया। इसका मतलब है वो पहला बंदा था जिसने ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट दिया। इस बात को फिर 1916 में आकर, 1916 में आकर एक बंदा था जिसका नाम था अब मुझे नाम अगर मैं गलत बोलूं या मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप मुझे प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। उस बंदे का नाम था जी, अब देखें हम ये लिखते हैं, हमसे ये पढ़ा ही नहीं जाता, स्क्वार्ज़चाइल्ड। तो बंदा अगर इसकी आवाज निकाल सके तो मैं बड़ा मशहूर होऊंगा। ये साइंटिस्ट का नाम था स्क्वार्ज़चाइल्ड, जिसको आप कहेंगे। उसने ये बात कही कि जनाब ये देखें, R is equal to 2gm/c²। उसने कहा कि ये एक प्लैनेट है और उसकी एस्केप स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। तो उसके रेडियस को उसने कहा स्क्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। ये जो रेडियस है इसको आप कह लें स्क्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, ठीक है कि नहीं। और इसके साथ बेशक RS लगा दें, RS स्क्वार्ज़चाइल्ड रेडियस की वजह, RS। फिर उसने कहा कि अगर ये प्लैनेट इस रेडियस से भी श्रिंक कर जाए, छोटा हो जाए, यानी सारा प्लैनेट जो जिसको इस रेडियस में होना चाहिए था छोटा हो गया, श्रिंक कर गया, इस रेडियस से भी छोटा हो गया, तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लैक होल। उसका क्या मतलब है कि अगर कोई लाइट उस पर पड़ेगी तो ट्रैप हो जाएगी और उससे निकलने वाली लाइट वापस उसमें गिर जाएगी, लाइट बाहर नहीं आ सकेगी। और चूंकि वो कोई उस ज़ाहिर है, हम किसी चीज को कैसे देखते हैं, हमें कोई चीज कैसे नजर आती, कोई चीज ऐसे नजर आती है कि उस पर लाइट गिरती है और वो हमारी आंख में दाखिल होती है, यहाँ हमारी आंख है तो हमें नजर आती है। अब एक सब्सटेंस है, उससे लाइट इमिट ही नहीं हो रही, अगर लाइट इमिट भी होती है तो वो वापस ट्रैप हो जाती है उसके अंदर। तो उसने कहा कि जब किसी प्लेनेट का मास श्रिंक करके स्क्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से भी नीचे चला जाए तो वो ब्लैक होल बन जाता है और उससे कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। और ये जो सरफेस है ब्लू, इसे इवेंट होराइजन कहते हैं। अब जो भी चीज इवेंट होराइजन पार करके प्लेनेट के सरफेस पर आ गई या स्टार की सरफेस पर आ गई, तो स्टार उसे ट्रैप कर लेगा अपनी तरफ अंदर और वो ब्लैक होल है और उससे कोई चीज बाहर नहीं जा सकती। तो ये था जनाब कॉन्सेप्ट जो 1770 में रफली रेव जॉन मिचेल ने पेश किया, लेकिन उसको सही 1916 में आकर फिर तकरीबन आप कह लें ऑलमोस्ट 150 ईयर्स के बाद स्क्वार्ज़चाइल्ड ने इसके ऊपर रिसर्च की। उसी ने ये टर्में दी कि जी इवेंट होराइजन क्या होता है, और जब एक प्लैनेट या स्टार इवेंट होराइजन से क्या कहते हैं, जितनी बड़ी बॉडी हो उसका श्रिंक करके उसकी डेंसिटी हाई करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आया है, अगर बहुत सारी बॉडी ब्लो, ये क्या सैयद हैदर आपने क्या क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। सर क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, वो गलती से सेंड हो गया। अच्छा नहीं, आप बोल दें, वैसे बोल दें, आपने क्या क्वेश्चन सेंड किया। सर अगर सर बहुत सारी बॉडी अगर ब्लैक होल में चली जाए तो उसका मास बढ़ जाएगा, तो फिर
वो वापस ब्लैक होल खत्म हो जाएगा? नहीं, जब तक उसका रेडियस श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस से छोटा रहेगा, यानी उसकी डेंसिटी खास लेवल से हाई रहेगी, तो वो ब्लैक होल ही रहेगा। अभी तक ब्लैक होल की जो डेथ है कि ब्लैक होल के बारे में कि वो किस तरह से बाद में अगर बहुत ज्यादा मास हीट अप कर ले तो फिर क्या होगा, ये भी इसके बारे में मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मास अगर हीट अप कर ले तो फिर क्या होगा। दिस इज समथिंग दैट आई एटलीस्ट डोंट नो। प्रोबेबली ये चीजें अभी रिसर्च में चल रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो ये था जनाब एस्केप स्पीड का कॉन्सेप्ट। एस्केप स्पीड की एप्लीकेशन हमने जोड़ी किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट के साथ हमने जोड़ दी। अब आप अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आज आखिरी जो एक पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो हम करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आपको पता ना, इवन स्टार्स भी ब्लैक होल में गिर जाते हैं। ब्लैक होल इतना मास खाता है कि स्टार्स को भी अब खा जाता है। वो मेरा एक स्टूडेंट था अब्दुल आज, वो फर्दर मैथ का स्टूडेंट था, तो एक दफा मेरे साथ बैठा था, उसने मुझे कहा सर मैंने कुरान से जो है ना ब्लैक होल की कोई वो निकाली है कनेक्शन। मैंने कहा बताओ क्या निकाला है तुमने। कहता सर वो कुरान में एक जगह है ना कि हमें सितारों की मंजिलों की कसम, तो सारे सितारे तो उस ब्लैक होल में जाके गिरते हैं। मैंने कहा हाँ तुमने अपनी तरफ से अच्छा लिंक निकाला है, मगर मुझे भी इसका एग्जैक्ट पता नहीं है। ये हमारा अच्छी बात है कि तुमने एक पॉइंट निकाला है। उसने कहा जी कि हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये एक बड़ी कसम। मैंने कहा मुमकिन है तुम्हारा, तुम जो बात कर रहे हो इट माइट बी मेकिंग सम सेंस, लेकिन अगर तुम ये रिसर्च इस पर थोड़ी और रिसर्च करो फिर मुझे बताओ कि तुम इसको और कैसे लिंक कर सकते हो और कैसे इस पे बात कर सकते हो। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन, एक आखिरी न्यूमेरिकल कराऊंगा और उसके साथ ही हमारी गुफ्तगू आज की जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी। अच्छा, सैटरडे के वाली क्लास का ये था बेटा कि मैं सैटरडे वाली जो मैंने क्लास प्रॉमिस की हुई थी पेपर 5 की, वो ये है कि मैं उसकी आपको वीडियो सेंड कर दूंगा कल इंशाल्लाह ताला। आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। कल कोई प्रॉपर क्लास नहीं होगी, तो आप 10 बजे अगर सोए हुए होते हैं तो खुल के सोए रहे और फिर इंशाल्लाह ताला उठ के पर क्लासें देख। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे पीरियड्स अटेंड नहीं किए लेकिन अगर वो लेक्चर उन्होंने वॉच किए हैं, उसके लिए जरा मुझे लिख दें कि सर हमने आपके लेक्चर देख लिए हैं, तो फिर मैं उनकी अटेंडेंस के बारे में कोई हमदर्दाना गौर कर सकता हूँ। वादा कुछ नहीं करता। आए जनाब एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जी डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट। Define gravitational potential of a point. जी, define gravitational potential of a point. Gravitational potential का सिंबल फाई है। आप जानते हैं कि ये क्या चीज है, ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको पता है ना कि फार्मूला आपने पोटेंशियल एनर्जी का क्या पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ ये, और आप इसमें से छोटे एम को क्या कर दें 1 kg पुट कर दें, तो ये आपके पास 5 है और साथ नेगेटिव साइन तो लगा हुआ है। आई एम सॉरी दैट आई इग्नोर्ड दिस नेगेटिव साइन। तो क्या होगा माइनस और जी एम ओवर आर, और यूनिट्स क्या है जूल्स पर केजी। इसमें कैपिटल एम क्या है, वो प्लेनेट या स्टार जिसके नेबरहुड में आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, अगर आपने किसी ने ये भी डेफिनेशन लिख दी तो टेक्निकली उस बंदे ने ठीक लिखी है, गलत नहीं लिखी, वो मार्क्स क्लेम कर सकता है। लेकिन मार्किंग स्कीम में कौन सी डेफिनेशन लिखी हुई है, आए वो लिख लेते हैं। लेकिन मार्किंग स्कीम की डेफिनेशन लिखवाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। फर्ज करें ये बंदा है ए, ये बंदा है बी। बंदे ए ने बी को 100 रुपए दिए। बंदे ए ने बी को कितने रुपए दिए, 100 रुपए दिए। या नीचे इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी हुई थी मनी गिवन बाय बी टू ए। अब इसको कैसे लिखेंगे, आपके सामने तो ए ने बी को पैसे दिए, लेकिन इधर इंग्लिश में स्टेटमेंट आ रही है मनी गिवन बाय बी टू ए, तो आप इसकी एंट्री करेंगे -100। -100 का मतलब क्या है कि जनाब क्या कहते हैं, वो जो जिस तरह से ये वाकया डिस्क्राइब हो रहा है
उसके ये उलट अकरेंस हुई हुई है। -100 का मतलब ये होगा, ठीक है। अब आपको पता है प्लैनेट अर्थ ऊपर से कुछ चीज नीचे आए तो आपको वर्क डन तो नहीं करना पड़ता, वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करती है और उसमें से वर्क निकलता है। लेकिन ये इन्फिनिटी है, ये पॉइंट पी है जिसके पोटेंशियल की हम बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस आर है। यहां से एक यूनिट मास को 1 kg को मैं लेकर आया हूँ, लेके क्या आया हूँ, खुद बहुत आ गया नीचे, उसने इतनी पोटेंशियल एनर्जी लूज कर दी है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल का जो डेफिनेशन मार्किंग स्कीम में दी हुई है वो यूं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट gravitational potential of a point is work done per unit mass in bringing that body from infinity to the point। ये है जवाब जनाब, ये है। और आपको पता है नेगेटिव इसलिए कि आप किधर वर्क डन करते हो, वो खुद बहुत आ जाता है नीचे और उतनी पोटेंशियल एनर्जी उसी अमाउंट की लूज करता है, ठीक है कि नहीं। जिन लोगों ने वो याद है, जिनको अगर क्या नाम है, पुराना जब मैंने लेक्चर दिया था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी व्हाई इट इज नेगेटिव, वो लोग मेरी बात को जरा सही समझ लेंगे इसको किस तरह, इसलिए क्यों नेगेटिव इसको बनाया गया। आगे चलते हैं, इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल, और उसके साथ ही हमारी क्लास आज अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ जा रही है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो कहता है जी एक प्लेनेट है, ये क्वेश्चन पूछे कौन सा, जून 2009 का क्वेश्चन, जून 2009 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि मैं अब ज़ाहिर है वो इंग्लिश तो सारी उसकी लिखूंगा नहीं, वो कहता है कोई प्लेनेट, ठीक है कि नहीं, उसके करीब एक पॉइंट है एक्स जिसका पोटेंशियल ये है, ठीक है, उसके करीब एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल ये है। उसके करीब पहला क्वेश्चन ये, इनमें से कौन सा पॉइंट प्लेनेट के ज्यादा नजदीक है। उसने कहा प्लेनेट के नजदीक कौन है, एक्स नजदीक है या वाई नजदीक। मैं पढ़ देता हूं, स्टेट विद द रीजन वेदर द पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई इज नियर टू द प्लेनेट। टाइप करके जवाब दें। ठीक है सैयद हैदर, यू आर राइट। कोई और भी बेटा टाइप करना चाहे जवाब। आपको पता है कि y नजदीक है ज्यादा, x दूर है, क्यों भला, क्योंकि y पे जो नंबर है न्यूमेरिकल नंबर वो बड़ा है और x का न्यूमेरिकल नंबर जो है वो कम है। इससे पता चला कि x वो है दूर है। अगर भूल गया हो ये बात तो आपको याद है, हमने ये बात पढ़ी थी कि ये प्लेनेट है, इसी से अगर आप एक बॉडी को उठाकर दूर ले जा रहे हैं, से आप यहां पर आए, आपने 0 यहां था, आप यहां पर 500 जूल्स का वर्क किया, आगे गए आप, टोटल वर्क डन 700 जूल्स हो गया, उससे आगे गए टोटल वर्क डन 800 जूल्स हो गया, और आगे गए टोटल वर्क डन 900 जूल्स हो गया। अब आपने मैक्सिमम वर्क आपने 900 जूल्स का कर लिया। अब आपने इसे 0 डिक्लेयर किया तो ये खुद -100 हो जाएगा, ये -200 हो जाएगा, ये -400 हो जाएगा, ये -900 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिसके पास नंबर सबसे बड़ा होता है वो प्लेनेट के उतना नजदीक होता है। अब जो उसका पहला क्वेश्चन था, उसने पोटेंशियल, ये सिंबल फाई है, ये देखिए ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल का सिंबल है, ठीक है ना। अब ये पोटेंशियल एट एक्स -5.3 × 10⁷ जूल्स है, पोटेंशियल एट वाई इज -6.8 × 10⁷ जूल्स है। तो वाई का पोटेंशियल ये है, तो चूंकि उसका न्यूमेरिकल नंबर बड़ा है तो वो नजदीक है प्लेनेट के, और इसका न्यूमेरिकल नंबर छोटा है तो ये दूर है। अब वो कहता है कि यहां से एक रॉक गिरी है, एक्स से एक रॉक गिरी। उसने कहा कि अ रॉक फॉल्स फ्रॉम पॉइंट वन पॉइंट टू अदर, एक रॉक फॉल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब फॉल से यही पता चलेगा कि वो दूर से नीचे प्लेनेट की तरफ आई है, इसका मतलब वो एक्स से वाई की तरफ आई है। A rock falls radially from rest towards the planet from one point to another, यानी यहाँ one point से मुराद x और y में से कोई point है, to other यानी वो भी x और y में से ही है। Calculate the final speed of the rock। अब आप खुद देखें
कि उस रॉक की पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी एक्स पर, एक्स को m से मल्टीप्लाई कर, जाहिर है ये 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी है तो वो m है, और यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाई के साथ m मल्टीप्लाई कर, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, फाई एक्स एम माइनस फाई वाई एम, और ये किसके बराबर होगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो ये यूं, अब इससे m आप कॉमन ले लें, फाई वाई माइनस ये देखें मास, मास से कैंसिल हो गया, ये वाला 2 उधर ले जाएं, ये तो वेलोसिटी क्या बनी फिर, ये अब वो वेलोसिटी 2 इंटू फाई ऑफ एक्स क्या है, माइनस 5.3 इंटू 10⁻⁷, ब्रैकेट बंद कर दें यूं करके, ये बड़ी ब्रैकेट हो फिर छोटी, माइनस 6.8 इंटू 10⁻⁷, ब्रैकेट क्लोज। अब आंसर निकाल लें, क्या आंसर आता है, कैलकुलेट कर लें, अगर नहीं इसको थोड़ा मुश्किल लग रहा है मैं दोबारा लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 2x माइनस y ऑफ 5, तो ये यूं कर दें, 2 छोटी ब्रैकेट माइनस 5.3 इंटू 10⁻⁷ माइनस 6.8 इंटू 10⁻⁷, ब्रैकेट बंद। तो जनाब क्या आया, ये वैल्यू आई है 5477.2 मीटर पर सेकेंड एज द हैदर हैज टोल्ड अस। अच्छा जी, अब आपसे क्वेश्चन एक और है मेरा, वो मुझे जवाब दे दें तो मैं आपको मान जाऊंगा, मैं कहूँगा यार बड़े ऊंचे लोग हैं ये कसम से, और बल्कि मैं जिससे पूछूं वही मुझे जवाब दे, ठीक है, मैं जिससे पूछूं वो जवाब देगा मुझे, ठीक है कि नहीं है। तो मैं आपके सामने, अभी आपकी लिस्ट मेरे सामने आ रही है, मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे जवाब देगा, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं कि यहाँ टाइम है, यहाँ वाई एक्सिस पर एनर्जी है, तो ये ग्राफ है एनर्जी का टाइम के साथ, मुझे बताएं इसकी ग्रेडियंट किसके बराबर है, इसकी ग्रेडियंट किसके बराबर है बेटे, एनर्जी टाइम का ग्राफ हो तो आप मुझे बताएं, अल्लाह आपका भला करे, सैफ साजिद बताए, सैफ अली साजिद, आप मुझे बताओ बेटा, एनर्जी टाइम का ग्राफ हो तो ग्रेडियंट किसके बराबर होती है बेटा, एनर्जी टाइम का ग्राफ हो तो ग्रेडियंट किसके बराबर होती है, जी बेटा, सैफ अली साजिद, नहीं बता, सैयद नोमान, आप बताएं बेटा, एनर्जी टाइम का ग्राफ हो तो ग्रेडियंट किसके बराबर होती है, पता नहीं सर। अल्लाह के बंदे ये एएस का लेवल है। राजा अजीम, आप बताएं बेटा, एनर्जी टाइम का ग्राफ हो तो ग्रेडियंट किसके बराबर होती है, राजा अजीम, शाबाश, पावर के बराबर। आपको पता ना पावर किसके बराबर है, एनर्जी ओवर टाइम के, तो एनर्जी टाइम का ग्राफ होगा तो उसकी ग्रेडियंट पावर होगी, बड़ी आसान सी बात है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इस तरफ को डिस्टेंस अगर हो और वाई एक्सिस पर एनर्जी हो तो इसकी ग्रेडियंट किसके बराबर है बेटा, वाई एक्सिस पर एनर्जी हो, बड़ा एक एक जवाब आया है, मगर मैं चाहता हूं और लोग भी जवाब दें, एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ हो तो ग्रेडियंट किसके बराबर होती है, मोहम्मद कासिम आप बताएं बेटा, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम,
शाबाश, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बेटा एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ हो तो उसकी ग्रेडियंट किसके बराबर होती है? फोर्स के बराबर, फोर्स के बराबर होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनर्जी किसके बराबर है? फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर है। फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन होता है, वर्क डन एनर्जी ही होती है। अब आप मुझे बताएं कि आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो ग्राफ पढ़ा था, ये वाई एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है -Gm/m/r, यानी जिसको आप U से रिप्रेजेंट कर लें या E से रिप्रेजेंट कर लें, EP से। आपने पढ़ा है और आप 2-3 दिन से पढ़ रहे हैं, इसका ग्राफ ये रेड होता है। इसका ग्राफ क्या होता है? रेड होता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये है। इसकी जो बताएगा मुझे ग्रेडियंट बताएगा, वो बहुत आला बच्चा होगा जी। इस ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होती जी? चूंकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वर्सेस डिस्टेंस है, तो इसकी ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसकी ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। आप में से वो बच्चे जो मेडिकल के नहीं हैं, जो डिफरेंशिएशन के बारे में जिन्हें पता है, उनके साथ आपको पता है ग्रेडियंट क्या होती है? डिफरेंशिएट करने से आ जाती है। आई अपोलोजाइज बाकी बच्चों से, मैं सिर्फ इनको थोड़ा सा ये एक वो टच दे दूं डिफरेंशिएशन का। du/dr निकालें, आप देखें कि +Gm/m/r -2 हो जाएगा। पावर देखें ना, उसकी पावर आपको याद है? ये वाला फार्मूला जब आप डिफरेंशिएशन करते थे, ठीक है, याद है ये फार्मूला डिफरेंशिएशन का? इस तरह y = 3x² था, तो आप dy/dx किसके बराबर करते थे? 6x के। तो वही चीज आपने यहाँ की है। ये पावर -1 उठाकर आप यहाँ ले आए हैं और इसमें से एक पावर माइनस कर दिए। Gmm ओवर एज ए कांस्टेंट अपीयर हो रहे हैं, तो ये Gmm/r²। तो क्या ये चीज फोर्स नहीं है? ये उनके लिए जो लोग मेडिकल के नहीं हैं, उनको मैंने डिफरेंशिएट करके बता दिया। मगर जो लोग मेडिकल के हैं वो ये याद रखें कि एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ जब भी आता है, उसकी ग्रेडियंट फोर्स होता है। उसकी ग्रेडियंट क्या होता है बेटा? फोर्स होता है। तो इससे पता चला कि जनाब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का जो ग्राफ है, उसकी ग्रेडियंट फोर्स है। और यहाँ ग्रेडियंट ज्यादा स्टीप है, यहाँ ग्रेडियंट ज्यादा है। इसका मतलब है प्लैनेट की बिल्कुल सरफेस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, और जो जो आप दूर जाते हैं ग्रेडियंट की न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब है प्लैनेट से दूर जाते हैं तो आप पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाता है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी थी mkg की। ये किसकी थी? mkg की थी। तो ग्रेडियंट भी क्या था? फोर्स ऑन mkg। लेकिन अगर फर्ज करें आपने ये प्लॉट किया हो, खाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लॉट किया हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लॉट किया हो, तो आपको पता है वो 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी, वो तो है -Gm/r। 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी है। तो फिर ग्राफ की ग्रेडियंट क्या होगी? ग्रेडियंट क्या होगा? ये ग्रेडियंट होगा फोर्स ऑन 1 kg। ये ग्रेडियंट क्या होगा? फोर्स ऑन 1 kg। ठीक है। और वो चीज क्या होती है फोर्स ऑन 1 kg? वो होती है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी, छोटा जी जो था। पता चला कि ए ग्रेडियंट जो है 1 kg की पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पर, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लॉट करेंगे, तो ग्रेडियंट भी फोर्स ऑन 1 kg होगा। और फोर्स ऑन 1 kg आपको पता है वो क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती। बेटा ये लेक्चर यहाँ पर आज इख्तिताम पजीर होता है। आपने कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो मैं हाजिर हूँ। कोई क्वेश्चन पूछना है